ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो जो बात असंभव से संभव हो जाए उसे क्या कहते हैं, उसे राजनीति कहा जाता है। और ऐसे ही कुछ हो रहा है बंगाल में। अब देखिए ना, 3 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी अब विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए। विपक्ष का नेता मतलब लोकतंत्र में एक ऐसा संवैधानिक पद जो सरकार तो नहीं चलाता लेकिन सरकार की जवाबदेही तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है। ऋतव्रत ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले 2/3 विधायक एकजुट हैं, उनके साथ हैं और 60 विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल है। और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि उनके पास वो ताकत है कि वो बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इस वक्त स्थिति बन चुकी है पश्चिम बंगाल में। ऋतव्रत कहते हैं कि वो तृणमूल का हिस्सा है, तृणमूल के जो मुखिया हैं उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता है और अब उन्हें विपक्ष का नेता बना दिया गया है। That. So the point is that 2/3 of the members, 80 members were elected by in Trinamool Congress symbol. 2/3 of them, more than 2/3 of them, has given our claim and the claim has been accepted. तो क्या अब बड़ा सवाल ये है कि तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाएगी और ऋतव्रत की अगुवाई में पार्टी चलेगी? और इस सवाल का जवाब फिलहाल थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ऋतव्रत बनर्जी ने जो कहा कल, उस पर अगर गौर किया जाए तो उसके कई मायने निकलकर सामने आते हैं। यानी कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस, कहा यह जा रहा है कि अब भी वो तृणमूल का हिस्सा है, भाजपा में जाने का इरादा नहीं है, पार्टी का विसल ब्लोअर बनकर काम करेंगे, 2/3 विधायकों का समर्थन उनके पास है और विपक्षी दल की मान्यता भी उन्हें मिल चुकी है। और ये भी कहा उन्होंने कि मैं में नहीं बल्कि हम में विश्वास रखता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने मांग रखी कि ममता को मुख्य सलाहकार बनाया जाए। तो ये अजीब सी स्थिति हो गई। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का होगा क्या। क्या जो 60 विधायक हैं उनके साथ ये तृणमूल, क्या इनको असली तृणमूल माना जाएगा? जो बाकी विधायक हैं उनको लेकर के क्या स्थिति होगी? क्या वो अपने आप को क्लेम करेंगे कि वो तृणमूल का हिस्सा है? पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं, उनका क्या रुख रहेगा? अभी उन्होंने जो धरना प्रदर्शन किया उसमें जो सांसदों की संख्या थी बहुत ही कम रही, उसको लेकर के भी ये सवाल उठ रहा है कि भाई सांसद उनके साथ हैं या नहीं है। वो क्लेम कर रहे हैं कि सारे सांसद उनके साथ हैं, लेकिन विधायकों की तरफ से अपने मतलब आप ये समझिए कि जो सिग्नेचर कैंपेन या सिग्नेचर स्कैम की वजह से 2 लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया, वो बड़े पद वही हस्ताक्षर लेकर के गए हैं और 60 विधायकों का हस्ताक्षर जो कह रहे हैं कि भाई उनके हिसाब से वो सही हस्ताक्षर है। पहले फर्जी हस्ताक्षर में जांच चल रही थी, अब वो हस्ताक्षर के ही दम पर विपक्ष का नेता बन गए हैं। अब यहाँ पर नंबर गेम समझते हैं। तो टीएमसी के कितने सांसद हैं? लोकसभा में 28, कुल सीट 42, राज्यसभा में 12 और राज्यसभा में 13 है, कुल सीट 16। अब ऐसे में 80 में से 60 विधायकों ने तो ममता से बगावत कर दी, लेकिन सांसदों का क्या? किस तरफ से? टीएमसी के जिस तरह से 41 सांसद, हालांकि 2 जून को ममता के धरने में जिस तरह से अजय बता रहे हैं सिर्फ 6 सांसदों की मौजूदगी दिखी, लेकिन बाकी ने अपना मुंह ही नहीं खोला। और अभी तो जो सांसद है वो अपना रुख क्लियर नहीं करते। तो ये कहना कि टीएमसी का हाल कुछ शिवसेना, आपको याद होगा कि जहां पर चुनाव चिन्ह को भी लेकर लड़ाई थी, हालांकि ऐसा यहां पर टीएमसी में कुछ नहीं है, उसकी तुलना शिवसेना से करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। जितने सांसद है वो हमने आपको बताया, लेकिन यहां पर अभिषेक बनर्जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस में पार्टी की टूट हुई है, ये जो फूट दिखाई दी है, इसमें जो कह सकते हैं अभिषेक बनर्जी का मोह कहीं ना कहीं टीएमसी को ले डूबा है। और इसीलिए यहाँ पर जो हालात हैं वो इस तरह से बताए जा रहे हैं जो राजनीति के लिए, यानी कि टीएमसी के सियासत की धरातल के लिए कमजोर साबित हो रहे हैं। तो टीएमसी के विधायकों का क्या होगा, बड़ा सवाल ये। सांसदों का रुख क्या होगा आगे जाते हुए, वो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिषेक बनर्जी को कहाँ समर्थन मिलता है? क्या केंद्र में जो सांसद हैं उनको समर्थन देते हैं या नहीं? विधायकों का समर्थन उनको राज्य सरकार के स्तर पर मिल रहा है या नहीं? क्या वाकई अभिषेक बनर्जी के विरोध में तो कहीं ये देवव्रत नहीं निकले हैं अपनी अलग राह बनाते हुए? आपको याद होगा शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी का ही हिस्सा हुआ करते थे, आज वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं। अब ये एक तरह से एक नया हथियार टीएमसी को एक बार फिर से सामना करना पड़ेगा, जब देवव्रत कह रहे हैं कि भाई हम इस वक्त विपक्षी नेता हैं और ममता बनर्जी को अब ये कहा जा रहा है कि शिवसेना की स्थिति जैसी हो सकती है, उद्धव ठाकरे की जैसी स्थिति ममता बनर्जी की हो सकती है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ है क्या? यही सवाल है। और दोनों परिस्थितियों की अगर तुलना करें कि शिवसेना में उस वक्त बड़ी संख्या में विधायक और सांसद
अलग गुट में चले गए थे। लेकिन टीएमसी में भी ऐसा आधिकारिक विभाजन नहीं हुआ है। शिवसेना में उस वक्त शिंदे के कदम से सरकार गिर गई थी, लेकिन अभी पार्टी नेतृत्व ममता के नियंत्रण में है। अलग पार्टी का नेतृत्व उभर गया था वहां पर, लेकिन टीएमसी में अभी कोई समानांतर नेतृत्व सामने नहीं आया है। कानूनी और चुनावी चिन्ह की लड़ाई भी हुई थी शिवसेना के मामले में, लेकिन टीएमसी में फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं दिखती। और इन तमाम दाव पेचों को समझने के लिए सीधा हम सौरभ दत्ता का रुख करते हैं कोलकाता से। सौरभ, इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम समझें तो दो लोगों के नाम, संदीपन साहा और रुद्रब्रत बनर्जी, ये सुर्खियों में है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये भी उठकर सामने आता है कि अभिषेक बनर्जी पर जिस तरह से ममता बनर्जी का आशीर्वाद था और आगे भी रहेगा, जिस तरह से हालात लग रहे हैं पार्टी के, वो कहीं ना कहीं टीएमसी में टूट के लिए अभिशाप बनता हुआ नजर आया। आंचल जी, देखिए, ये जो पूरा मामला शुरू हुआ है, कल जो देखने को मिला है, उसका शुरुआत हुआ 6 मई को, जब 6 मई को कालीघाट में एक बैठक बुलाया गया और वहां पर कहा गया सभी विधायक जो थे, सांसद जो थे, दल के जो बाकी जो लीडर्स थे जो हार गए लेकिन फिर भी उस बैठक में मौजूद थे, उनको सबको कहा गया कि आप स्टैंडिंग ओवेशन दो, आप स्टैंडिंग ओवेशन दो। किसको दो ना, अभिषेक बनर्जी को दो। तो ये बात सबको हजम नहीं हुई, क्योंकि उनका कहना था कि इस बार का जो चुनाव का जो ये बड़ा हार उनको सामना करना पड़ रहा है, इसका बड़ा कारण अभिषेक बनर्जी है। ये काफी लोगों का मानना है कि जिस तरह से पार्टी के जो पुराने लोग हैं उनको हटाए गए, टिकट देने को लेकर पैसे मांगे गए कि पैसे दो, और सबसे बड़ा है कि आईपैक जो उनका स्ट्रेटेजी, वोट स्ट्रेटेजी था, वो आईपैक का व्यवहार, उनका दल के हर पुराने जो कर्मी है, पुराने जो नेता है, उनको एक तरफ से धमकाना, चमकाना, कहना ही सुनना ही होगा। वो कुछ बोल नहीं पाते थे, कुछ सजेशन दे नहीं पाते थे। तो ये जो माहौल तैयार हुआ था, उसका एक कहीं ना कहीं जाके 6 मई को उस दिन वहां पर उस बात से सबको अच्छा नहीं लगा। और फिर एक ऑपरेशन शुरू हुआ कि अगर अभिषेक बनर्जी अब चिट्ठी दे रहे हैं, अभिषेक बनर्जी विधानसभा के अध्यक्ष को चिट्ठी दे रहे हैं अपने लेटर हेड में, जबकि वो विधायक नहीं है। इस पूरे जो इस बार जो चुनाव हुआ वो तो कहीं से लड़े नहीं है, तो विधायक भी नहीं है। तो इसको लेकर उनमें जो नाराजगी थी, तो उन्होंने बारी बारी हर विधायक के पास पहुंचे और अपनी बात रखी, सबकी मन भापने की कोशिश किया, और फिर जाके ये पूरा जो लेकिन सौरभ, इस पूरे मामले में ममता बनर्जी तो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। वो क्यों कुछ नहीं बोल रही हैं? माँ माटी मानुष जैसे बड़े मुद्दों को उठाती रही हैं, जमीन से जुड़ी हुई नेता उन्हें बताया जाता है पश्चिम बंगाल का, लेकिन वो इस मामले पे क्यों नहीं बोल रही हैं? क्यों वो पार्टी में लोगों को एक साथ एकजुट नहीं रख पाई? नहीं अजय जी, देखिए, पिछले, अगर कल की बात आप छोड़ दे, अगर आप परसों की धन्ना मंच देखें और उसके पहले जो फेसबुक लाइव उन्होंने किया था सोशल मीडिया में, उन्होंने साफ किया था कि जो जाना चाहता है जाना चाहे, हम नए तरीके से अपना पार्टी को तैयार करेंगे। तो और वो बात बोलते हुए उन्होंने ऋतव्रत को भी निशाना साधा कि इसीलिए वो तो ऋतव्रत पहले सीपीएम में थे, सीपीएम ने उनको निष्कासित करके अच्छा किया था, ऐसा भी कमेंट किया। लेकिन साथ ही साथ कल और एक कदम उठाया गया है ममता बनर्जी की तरफ से कि उन्होंने अपने पार्टी के हर एक जो कमिटी है, उनको कमिटी को तोड़ दिया है, जो शाखा संगठन थे उनको भी तोड़ दिया है। ये माना जा रहा है, कल एक घरेलू एक बैठक हुआ है और रात को एक नेशनल की उनकी जो कर्म समिति है उनकी एक बैठक हुआ है, ममता बनर्जी ने किया है, और उससे ये पता चल रहा है कि वो ये जो ऋतव्रत के और संदीपन शाह के नेतृत्व में बाकी सारे जो विधायक जो कदम उठाए, उसको कहीं ना कहीं जाके अदालत में उसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि ऋतव्रत पहली बार विधायक है, वो तृणमूल के सिंबल से जीते हुए विधायक है, तृणमूल ने उनको बहिष्कार किया है, निष्कासित किया है। तो कैसे एक निष्कासित नेता कैसे जाकर के विपक्ष का नेता बन सकता है? कैसे विपक्ष का नेता हो सकता है? बहुत संक्षिप्त में सौरभ एक चीज जानना चाहूंगी आपसे कि जिस तरह से जिस मीटिंग में स्टैंडिंग ओवेशन को लेकर ये पूरा विवाद सामने आया, वहां पर जहांगीर खान का भी नाम उठा था, फलता सीट को लेकर जिस तरह से काम हुआ, और वहां पर तमाम एमएलएज ने कहा कि इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, वहां पर भी ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया। और एक सवाल ये उठता है, क्या वाकई में ही जो कट मनी कल्चर था या फिर सत्ता की साख की भूख थी, उसी ने ही टीएमसी को
एक साथ रखा हुआ था, और आज जब सत्ता नहीं है तो टीएमसी कहीं ना कहीं हर एक पायदान पर फिसलते हुए। अगर आप तृणमूल के सारे विधायक को देखेंगे, काउंसलर्स को देखेंगे, नेता को देखेंगे, तो ये वो लोग हैं जो तृणमूल के साथ, जो 1992 साल में जब से तृणमूल का जन्म हुआ है, तब से लेकर आप 1990s में अगर देख लें, तब से लेकर जो जो टीएमसी के जो लोग थे, वो काफी हद तक, जो पुराने जो लोग थे वो पहले ही पीछे चले गए थे। जो लोग सामने आए थे उनमें से कुछ पुराने लोग हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग या तो कांग्रेस से लेकर आए हैं या फिर बीजेपी से लेकर आए हैं। और ये सारे जो टीएमसी के जो नेता है, ऋतव्रत बंदोपाध्याय खुद सीपीएम से आए हैं। तो ये जो सारे जो नेता है, इनको तृणमूल ने सबको जगह दे दिया था और पद दे दिया था। तो अभी इनका कहना है जो कि इनको पद दिया गया था, और पद देने के बाद उनसे पैसा मांगा जाता था कि आप टिकट लो, पैसा दो, पद लो, पैसा दो, आप एक कलेक्शन सिस्टम तैयार करो। तो ये जो सिस्टम तैयार किया गया था, उसी के चलते अब किसी का कोई कमिटमेंट नहीं है। ठीक है सौरभ, हम इस चर्चा को लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका। लेकिन अब सवाल ये भी उठते हैं कि भाई, जब संगठनात्मक जो संरचना है टीएमसी की अब जो भंग कर दी गई है, क्या उसके बाद नई पार्टी बन सकती है? क्या बगावत हो सकती है? सांसदों का क्या होगा? सवाल बहुत सारे हैं। फिलहाल सौरभ, धन्यवाद आपका।